Yeah, welcome, Dr. Mahfouz. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, ये जो Waalaikumsalam. जद्दोजहद है वो यूनानी को उस मकाम पे और उस स्टेज पे पहुंचाने की एक जद्दोजहद। और मेरा मानना ये रहा है कि कोई भी साइंस, कोई भी पैथी वो कंप्लीट नहीं है, मगर पेशेंट को आप कंप्लीट चाहिए। आपका जो उसके सामने प्रेजेंटेशन है और आपका पैकेज है वो पेशेंट को पूरा चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम यूनानी फिजिशियन हैं, हमको ये नहीं मालूम है और हम केवल यूनानी से ही इलाज करके इसको ठीक करेंगे, चाहे तुम ठीक हो या ठीक हो, या हम एलोपैथिक वाले हैं और हम एलोपैथिक से ट्रीट करेंगे, तुम ठीक हो ना ठीक हो। एक पेशेंट के फेवर में ये 10 साल की जद्दोजहद है। जब मैंने जॉइंट पेन पे काम करना शुरू किया, लगभग 2008-10 में मेरा मास्टर्स पूरा हुआ था, तो उसके बाद भी हमको लगा कि हम पूरा नहीं है। मैंने यूनानी पढ़ी, फिर बाद में बीपीटी पढ़ी, मास्टर्स की आर्थो से, मगर फिर भी हमको लगा कि कुछ मरीजों के साथ बेहतर हो नहीं रहा है। मतलब रिस्पांस के नाम पे अगर एक चीजों से ट्रीटमेंट किया जाए तो वो नहीं हो रहा है। तो मैंने आज से लगभग 13-14 साल पहले से यूनानी को कनेक्ट करना शुरू किया मॉडर्न से, और अपने पेशेंट को एक नई रेसिपी दी जिसमें यूनानी प्लस रिहेबिलिटेशन हो। देखिए, एलोपैथिक का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। एलोपैथिक आर्थोपेडिक्स में केवल सर्जरी है। एलोपैथिक में आप खुद जानते हैं, जितने हजरात हैं, एक सेट पैटर्न होता है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एक पीपीआई होता है जो गैस को खत्म करने वाली दवा होती है। ज्यादा बोलेगा तो नींद की दवा दे देंगे, एक लगाने वाली दवा दे देंगे। तो एलोपैथिक में कुछ नहीं है, सिर्फ सर्जरी है। तो हमने यूनानी को फिजियोथेरेपी और मैनिपुलेशन से, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट मैं नहीं हूँ, मैं मास्टर्स हूँ आर्थो में हूँ, मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट हूँ। तो मैंने यूनानी को अपने फिजियो से जो है कनेक्ट करा, तो कनेक्ट करके एक नई रेसिपी मरीज को दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 13-14 साल है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसी सिलसिले में डॉक्टर अलाउद्दीन का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारी चीज़ों को बताने का मौका मिला, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक यूनानी फिजिशियन अप टू डेट रहे। उसको कम से कम, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बार यूनानी फिजिशियन ये कहते हैं कि डायग्नोसिस क्या होती है, डायग्नोसिस क्या होती है। डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस से भले ही आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, मगर पेशेंट का प्रोग्नोसिस जरूर बना देते हैं कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ, वो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, वो कितना ठीक होगा। अगर इस चीज को आप पेशेंट से मेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, जैसे ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फ्रोजन शोल्डर, अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये शोल्डर में दर्द होता है और ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। हम ये बताएंगे दिस इज ओवर रेटेड कंडीशन, बहुत ज्यादा ओवर रेटेड कंडीशन है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि फ्रोजन शोल्डर शोल्डर ही में होता है, शोल्डर की एक कंडीशन है। क्या हम पेशेंट को मिस कर रहे हैं? हर पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर नाम करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये आपको हम समझाने। क्या फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा है? फ्रोजन शोल्डर को हम क्या गलत समझ रहे हैं, या हमको शोल्डर की कुछ और कंडीशंस आनी चाहिए जिससे हम अपने पेशेंट को एक अच्छी डायग्नोसिस, एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। देख लीजिए, शोल्डर पेन जो है
ऑल ऑफ शोल्डर पेन, जितने भी शोल्डर पेन होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें किसी भी आदमी के पूरी पॉपुलेशन में 67% पॉपुलेशन में लोगों को लाइफ टाइम में कभी ना कभी शोल्डर पेन होता है। आप ये देखिए शोल्डर कितना इंपॉर्टेंट है। 67% लोगों को लाइफ टाइम में कभी ना कभी अपने शोल्डर में पेन होता है। पेन की बात बता रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर की नहीं बता रहे। अब आप देखिए फ्रोजन शोल्डर कहाँ पे रहता है, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि फ्रोजन शोल्डर ओवररेटेड है। जब जो भी पेन आया फ्रोजन शोल्डर हो गया, ऐसा नहीं है। कई लोग में उसको रिफर करते हैं, रिफर करने में बॉस देख लिए फ्रोजन शोल्डर है, कई बार बहुत सी चीजें और निकलती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रोजन शोल्डर के अलावा एक रोटेटर कफ टियर होती है। हमारे शोल्डर को चलाने के लिए जो मसल्स होती है वो 4 मसल होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनस, सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल बहुत ही, इसमें सबसे कॉमन सुप्रास्पाइनेटस होता है और उसका टियर बहुत कॉमन होता है। लगभग जितनी भी शोल्डर की कंडीशंस आती हैं वो रोटेटर कफ टियर्स होते हैं। अब बताइए 1/3 ये होता है। तो मसलन हमने अगर 10 पेशेंट देखे तो 7 पेशेंट तो रोटेटर कफ टियर के हो गए। 3 पेशेंट में कुछ आर्थराइटिस हो गई, कुछ बाइसेप टेंडिनाइटिस हो गई, कोई रिफर्ड पेन हो गया, कोई इम्पिंजमेंट हो गया और फिर बाद में एक फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस ओवररेटेड और बहुत ही मुश्किल से एक्सप्लेन करने वाली कंडीशन कम है और भी चीजें ज्यादा है। उसका फायदा ये है कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर का ही टॉपिक है तो उस पर आ जाते हैं। आप देखिए कहाँ 67% लोगों को पेन था, उसमें 2 से 5% फ्रोजन शोल्डर होता है। नो डाउट डायबिटिक कंडीशंस में ज्यादा होता है, वुमेन्स में बहुत कॉमन होता है और इंडिया में 10 मिलियन केस रिपोर्टेड होते हैं पर ईयर। ये एनसीबीआई का डाटा है। 10 मिलियन, 1 करोड़ केस पर ईयर, तो ये भी ह्यूज है। ऐसा नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर नहीं है, मगर ये है ओवररेटेड ना करें इसको, ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गया है। अब फ्रोजन शोल्डर क्या है? यूनानी में कतिफुल मुजम्मिदा कहते हैं। यूनानी लिटरेचर में हमने पढ़ा है इसको इस तरह से कहते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर को ये समझिए कि ये जो कैप्सूल होता है, फ्रोजन जो जॉइंट के ऊपर कैप्सूल होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है। सूजन के बाद वो फाइब्रोज हो जाता है। फाइब्रोज का मतलब कि वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और शोल्डर के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब उसको चलने की जगह कम मिलती है और वो स्टिफ हो जाता है। तो जब ये सीधा सीधा फ्रोजन शोल्डर पेन और स्टिफनेस होने लगती है पेशेंट को। यूनानी के एतबार से पढ़े, मैं दोनों एतबार से बताता चले जाऊंगा कि वजाउल मुफासिल मादी है ना। सीधा सीधा जितने भी आर्थराइटिस पेन होते हैं ज्यादातर वो वजाउल मुफासिल मादी में रखे जाते हैं। तो इटियोलॉजी क्या होती है, क्या कारण होता है फ्रोजन शोल्डर का? अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो अननोन। रिस्क फैक्टर हो सकता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है, इटियोलॉजी नहीं होती। इटियोलॉजी का मतलब कि क्या कारण है, जैसे कोई वायरस हुई, कोई बैक्टीरिया हुआ, ये सब कुछ नहीं है। अभी तक के कोई कारण नहीं मालूम है, मगर रिस्क फैक्टर होते हैं। यूनानी के अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनानी के अकॉर्डिंग भी इसी तरह से सने कहूलत की है, 45 से 65 के बीच की ये डिजीज होती है, बलगमी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बलगमी, तो हर जगह आपने देखा होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शुरुआत में बलगमी होती है और उसके बाद सौदा भी हो जाती है, तभी ये स्टिफ हो जाता है। बलगमी जब होती है तो पेन होता है और जब बलगमी चेंज होती है तो ये बलगम जल के सौदा में बदल जाता है और ये स्टिफ हो जाता है, हाथ उठना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अब्दी, आप लोग को सुनाई दे रहा है? यस यस, गुड। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है,
अपनी यूनानी एतबार से तो बता दिया, बहुत ही आसान है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बलगम सौदा में चेंज होता है। आपकी अपना यूनानी के एतबार से आप ट्रीटमेंट कर ले जाएंगे। शुरू के अयाम में जो है बलगमी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद सौदावी दवा देंगे। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर में डायबिटीज ज्यादा, जिसको ज्यादा डायबिटीज होती है उसको फ्रोजन शोल्डर ज्यादा होता है। मतलब सभी डायबिटिक पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, मगर ज्यादातर को कॉमन कॉमन पीपल के अलावा डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा होता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, डिप्रेशन को ज्यादा होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा, हार्ट अटैक पड़ा, लंग डिजीज, ओपन हार्ट सर्जरी, एक आर्थराइटिस की कंडीशन होती है पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, पार्किंसन डिजीज, इमोबिलाइजेशन, मतलब कि कोई भी शोल्डर की कंडीशन हुआ, फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी हुआ तो उसको इमोबिलाइज कर दिया, मतलब उसको कहा कि भाई इसको चलाओ ना, तो इमोबिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फिर टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस और इन सब कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस में फ्रोजन शोल्डर होने की वजह यह है कि हम टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस को, रोटेटर कफ इंजरीज को पहले समझ ना पाए। पेन हुआ और पेन की कंडीशन में हमने उसको नहीं समझ पाए तो वो फ्रोजन शोल्डर में सेकेंडरी लैंड अप कर जाता है। अब शोल्डर बहुत कह रहे हैं, बहुत से लोगों को एनाटॉमी की जरूरत होगी। ये एक शोल्डर हम लोग का ऐसा दिखता है। अच्छा, शोल्डर में बोन है, लिगामेंट्स है, ठीक है। टेंडन तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, टेंडन मसल में होते हैं। लिगामेंट्स वो होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, और आपको ये सब लिगामेंट्स दिख रहे हैं, जिसमें मेन लिगामेंट ये है एंटीरियर शोल्डर पे जो लिगामेंट होता है, सुपीरियर, मीडियर एंड इंफीरियर ग्लिनोहिमरल लिगामेंट। ये इसमें क्या होता है कि अननोनली, पता नहीं, इसमें इन्फ्लामेशन शुरू होता है। इन्फ्लामेशन के साथ ये सभी लिगामेंट्स में फैल जाता है, कोरोकोक्रेमिन लिगामेंट में फैल जाता है, सुपीरियर ग्लिनोहिमरल लिगामेंट में फैल जाता है, और उसके बाद ये प्रोसेस होते होते ये कंडीशन शोल्डर की होती है। मतलब बोन, आपको दिखाने का मकसद ये है कि बोन में कोई दिक्कत नहीं होती है, होती है इसमें कैप्सूल में। शोल्डर में एक खास बात है कि जितने लिगामेंट होते हैं उनको मिला के कैप्सूल बन जाता है। कैप्सूल के मतलब कि शोल्डर को चारों तरफ से रैप कर लेता है, ओढ़ लेता है, घेर लेता है। इस कैप्सूल में देखिए टूट फूट, फाइब्रोसिस हो गई, इसमें लचीलापन कम हो गया, हार्ड हो गया, जॉइंट चिपक गया और चलना मुश्किल हो गया। बाकी ये पिक्चर मैं बाद में दिखाऊंगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में आपको समझा दूंगा। साइन एंड सिम्टम क्या होता है? दो प्रिंसिपल साइन, पेन इन स्टिफनेस, दर्द होता है और मूवमेंट नहीं हो पाता है। पेन की कैरेक्टर क्या होती है? शुरू में डल एक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज एकदम से शुरू हो गया पेन और बिल्कुल बेचैन हो गए। पेशेंट बताएगा आजकल रह रहा है मेरा पेन, रात में ज्यादा होता है। इस बात पे आप लोग ध्यान दें, मोस्टली एट नाइट, ठीक है। एक दूसरी भी कंडीशन होती है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, उसमें भी नाइट में होता है ना। बाद शोल्डर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि शुरू में बहुत बार आप डायग्नोसिस बना ही नहीं पाते, धीरे धीरे आप जो है डायग्नोसिस बनाते हैं टाइम के साथ साथ। कई बार आपको टाइम देना पड़ता है। तो पेन क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। शुरुआत में डलेक होता है और धीरे धीरे, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा परेशान हो। मूवमेंट में पेन होने लगता है जब और आगे कंडीशन बढ़ती है। स्टिफनेस आता है, तो स्टिफनेस में क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया, इन्फ्लेम्ड होता है, कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कैप्सूल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बीच में चलने के लिए वॉल्यूम कम हो जाता है, लिमिट रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाती है, उसकी मूवमेंट की रेंज कम हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो रोटेटर कफ टियर और फ्रोजन शोल्डर में कंट्रास्ट बिल्कुल होता है, PROM AROM, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट और एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट।
पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट का मतलब कि आप शोल्डर को उठा रहे हैं, पेशेंट नहीं उठा रहा है, पैसिवली ले जा रहे हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट, पेशेंट खुद उठा रहा है। तो फ्रोजन शोल्डर में जो स्टिफनेस होती है वो एक्टिवली भी कम हो जाती है, पैसिवली भी कम हो जाती है। मतलब पेशेंट खुद भी नहीं उठा पाएगा, और आप उठाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, वो उठाने ही नहीं देगा, उठेगा नहीं आपसे भी। मगर कोई भी मस्कुलर इंजरी में स्टिफनेस जो होती है वो एक्टिवली होती है, पेशेंट नहीं उठा पाएगा, आप उठाएंगे तो चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या टेस्ट होता है फ्रोजन शोल्डर में? जैसे हम लोग फिजिकल भी टेस्ट करते हैं, कुछ एक्सरे और एमआरआई कराने के पहले पहले हम लोग कुछ अपनी कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा टेस्ट हमने बताया आपको, एक्टिव पैसिव पूरा लिमिटेशन हो जाता है मूवमेंट की, एक्टिवली भी और पैसिवली भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। कोरोकॉइड पेन टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है। कोरोकॉइड पेन टेस्ट होता है, इसमें सरफेस मार्किंग में अगर कोरोकॉइड प्रोसेस आप पा ले शोल्डर में, जो एंटीरियर शोल्डर पे होता है, बिल्कुल एंटीरियर शोल्डर पे होता है, जहां पे क्लेविकल खत्म हो रही होती है, इससे 1 इंच नीचे कोरोकॉइड प्रोसेस आपको मिल जाएगा। उंगली से प्रेस करेंगे, पेशेंट उछल जाएगा। इसके मतलब ये पॉजिटिव है फ्रोजन शोल्डर। ये स्टेज बहुत जरूरी है समझना कि फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस क्या होती है। बहुत लोग कहते हैं फ्रोजन शोल्डर हमने 3 दिन में ठीक कर दिया, बहुत से लोग कहते हैं कि 10 दिन में ठीक कर दिया, बहुत से लोग आते हैं 1 साल लटके रहते हैं, बहुत से लोग आते हैं 2 साल लटके रहते हैं। ये क्या मसला है? मसला ये है कि फ्रोजन शोल्डर एक मियादी बीमारी है, जिसमें ये स्टेजेस आपको मिलना ही मिलना है। जितनी स्टेजेस वो बनाता है वो स्टेजेस आपको मिलनी ही मिलनी है। अब डिपेंड करता है आपको किस स्टेज में पेशेंट मिला, उस स्टेज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर आप स्टेज नहीं जान पाए, ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए फ्रोजन शोल्डर मोस्ट टिपिकल टू एक्सप्लेन है। पेशेंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं ठीक हो रहे हो। इसीलिए काउंसलिंग पेशेंट की बहुत जरूरी है फ्रोजन शोल्डर में, कि भाई ऐसा ऐसा है, इसमें 3 स्टेज होती है, ऐसी ऐसी स्टेज में तुम हो, और अभी इस स्टेज से निकलोगे तो अगली स्टेज ये आएगी, इस स्टेज में हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं, इस स्टेज में तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। मान लिया आपको मेरे पास पेशेंट पहली स्टेज में आता है। कई बार हम पेशेंट को कहते हैं कि यार देखो ये है दवा, इसको रखो और 6 महीने बाद मेरे पास आ जाना। कहता है अजीब बात है डॉक्टर साहब, तकलीफ हमको अभी हो रही है, आप कह रहे 6 महीने बाद आ जाए। तो हमने कहा 6 महीने में हम तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तुम आ जाएगा और होना कुछ नहीं है। कई बार मरीज भाग जाता है, वो उन 6 महीनों में 60 डॉक्टर को दिखा डालता है, मगर आता लौट के 6 महीने बाद आप ही के पास से, कहता है वाकई में डॉक्टर साहब आपने सही कहा था कि 6 महीने ये रहेगा, 6 महीने बाद अब हम आपके पास आए। हमने कहा आप लेट जाओ, अब तुमको 10 दिन लगेगा, ठीक हो जाओगे। ये प्रोग्नोसिस होती है, ये डायग्नोसिस होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रोजन शोल्डर का सेटअप आप अपनी क्लिनिक पे बनाए हो, क्योंकि ये पूरा सेटअप का प्रोसीजर है। आप एक जनरल फिजिशियन हो, आपके सामने भीड़ लगी रहती है, 100 पेशेंट आप देख रहे हो, आप फ्रोजन शोल्डर नहीं देख पाओगे। मगर अगर आप डायग्नोस कर लोगे कि इस कंडीशन में है, तो आप अच्छे रेफरल बन जाओगे। पेशेंट आपको मानेगा और आपकी जो है क्या कहते हैं, आपकी इज्जत करेगा कि हाँ आपने हमको सही सलाह दी कि अभी 6 महीने रुक जाओ, ये दवा खाते रहो, उसके बाद हम भेज देंगे, वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा लेना। ठीक है, तो इसमें ये स्टेजेस फ्रोजन शोल्डर की समझने के लिए 3 स्टेजेस आपकी स्क्रीन के सामने। एक फ्रीजिंग स्टेज होती है, जो पहली स्टेज होती है जिसमें पेशेंट आपके पास आने लगता है। अब बताइए, जो पेशेंट पहले आने लगता है, अगर आपको मालूम हो कि ये अभी 9 महीना झिलाएगा, तो आप उसको उसी तरह से अपनी मेंटली आप अपने लेवल पे ला के उसको ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट कहीं नहीं भागेगा। तो उस वक्त उसके क्या होता है कि इन्फ्लामेशन शुरू होता है, धीरे धीरे उसकी आरओएम लूज होने लगती है, मगर इतनी नहीं होती है, वो लगभग अपना काम करता रहता है, मगर पेन उसका बढ़ता रहता है, रात में वो सो नहीं पाता है। और ये कंडीशन 6 हफ्ते से 9 महीने के बीच में रह सकती है।
अब इसमें आप लोग पूछेंगे 6 हफ्ते क्यों रहती है, 9 महीने क्यों रहती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी पेशेंट को किस तरह से आगे लेके जाते हो। अगर उस इन्फ्लामेटरी फेज में आपने कह दिया फ्रोजन शोल्डर है और आपके दिमाग में बैठा है कि फ्रोजन शोल्डर है, लाओ इसकी ऐसी तैसी एक्सरसाइज करा दे, पेशेंट की इन्फ्लामेटरी कंडीशन बढ़ जाएगी, उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिला। वो लैंड अप करता रहेगा, इन्फ्लामेशन में जाता रहेगा, उसकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन खत्म ही नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना है कि ये बहुत नाजुक पल है, इसमें आपको पेन को किसी तरह से उसको कम करना है, चाहे वो कोई भी दवा दे, आप चाहे किस पैथी की दवा दे, पेन को कम करना है। उससे कहना है कि वो चीजें नहीं करना है आपको जिससे पेन हो, और लिमिट मूवमेंट करना है। अगर इतने मूवमेंट में आपको पेन होता है तो इतना मूवमेंट नहीं करना है, मगर मूवमेंट करना है, उसको इमोबिलाइज भी नहीं करना है कि लो बेल्ट पकड़ो अब जो है 3 महीने बाद चले आना। उसके कहना डेली एक्टिविटी आप करेंगे, आप कंघा करेंगे, आप अपना जो है चेहरा धोएंगे, आप अपने ब्रश करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, हर चीज करेंगे, मगर जिस मूवमेंट में आपको पेन होता है, ओवरहेड एक्टिविटी, वो मूवमेंट उतना नहीं करेंगे जितने में पेन होता है। पेन लिमिट के अंदर मूवमेंट करते रहेंगे और ये दवा खाएंगे, आप बीच बीच में दिखाते रहेंगे। फिर उसमें जज करते हैं कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन इसकी कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है। उससे ये पता चल जाएगा, पेन कम बताएगा, स्टिफ होता चला जाएगा। यहीं पे हथौड़ा मारने की जगह है वो आगे का ट्रीटमेंट है। तो उसके बाद फ्रोजन स्टेज आती है जिसमें पेन कम होता है, स्टिफनेस हो जाती है, और ये भी कंडीशन 4 से 6 महीने तक रह सकती है। और इस कंडीशन के बाद रिकवरिंग फेज आती है जिसको थॉइंग स्टेज कहते हैं। ये इसमें धीरे धीरे करके पेशेंट नॉर्मल की तरफ बढ़ता है। वो आपको जब शोल्डर लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अभी हार्ड नहीं है, अब ये इलास्टिक कंसिस्टेंसी में आ रहा है। फिर इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबिलाइज कर देते हैं, और उसका तरीका हम लोग मुलिगन मोबिलाइजेशन करते हैं, जिसमें शोल्डर को इंटरनली मूव करा देते हैं हाथ से। तो वो पेशेंट अगर इस स्टेज में मेरे पास आता है, थॉइंग स्टेज में आता है, स्टेज 3 में आता है, तो मेरी एक विजिट काफी होती है पूरा आरओएम लेने के लिए। अगर फ्रोजन स्टेज में आता है तो मेरी 10 विजिट होती है काफी पेशेंट को ठीक करने में। और अगर फ्रीजिंग स्टेज में आता है तो कम से कम 6 से 7 महीना लगता है पेशेंट को ठीक होने में। क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है? हमने बताया ना, बहुत जरूरी है रोटेटर कफ को पहचानना। अब जितनी भी कंडीशन होती है सभी में पेन और स्टिफनेस हो सकती है। अब सिम्टोमेटिक आप नहीं पहचान सकते, हिस्ट्री से पहचान सकते हैं कि बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। आर्थराइटिस हो सकती है, ग्राइंडिंग्स हो रहा है, हाथ अगर जो है आप हाथ चला रहा है तो उसके अंदर ग्राइंडिंग सेंसेशन आ रही है, कर कर की आवाज आ रही है, ये आर्थराइटिस हो सकती है। रोटेटर कफ में कई इम्पोर्टेंट हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे इम्पटी कैन टेस्ट है, रेजिस्टेंस टेस्ट है हर मसल का। उससे हम लोग शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं कि रोटेटर कफ ये है, ये फ्रोजन शोल्डर में है। बाइसेप टेंडनाइटिस हो सकती है। इसमें 2 टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट और एर्गासन टेस्ट, उसमें ये पता चल जाता है। आर्थराइटिस में लॉन्ग हिस्ट्री देगा, ग्राइंडिंग होगा। बर्साइटिस में आप जानते हैं कि इन्फ्लामेशन होता है तो शोल्डर में रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा। बर्साइटिस में पेन बहुत ज्यादा होता है। फ्रैक्चर डिसलोकेशन आप जानते हैं, हिस्ट्री देगा, उसको गिरने की हिस्ट्री देगा, और बहुत ज्यादा एक्यूट वनसेट होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन में हो रहा, उसी वक्त का फ्रैक्चर होगा। आप जान जाएंगे, एक्सरे कराएंगे और पता चल जाएगा। नेक का पेन रेडिएट करता है शोल्डर में, जरूरी। बहुत बहुत कॉमन पेशेंट आते हैं जो नेक के पेन को रेडिएट करता है, जिसमें नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, तो आप कंट्रास्ट कर लेंगे, बहुत आसान है कि नेक के मूवमेंट में पेन बढ़ेगा या घटेगा। शोल्डर में कोई लोकलाइज टेंडरनेस नहीं होगी, दबाएंगे तो शोल्डर में पेन नहीं होगा क्योंकि पेन कहीं से और आ रहा है। डायफ्राम के इरिटेशन में इंट्रा एब्डोमिनल भी पेन रिफर करते हैं शोल्डर में, आपको मालूम है, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन में या गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन में ये करते हैं, लीवर के कंडीशन में करते हैं, जहाँ पे डायफ्राम इरिटेट होता है, फ्रेनिक नर्व से यहाँ पे सप्लाई होती है, शोल्डर में पेन हो जाता है।
एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, यहीं पे शोल्डर के ऊपर का जॉइंट होता है जो उसकी रूफ बनाता है, उसमें भी अगर जो इंजरी होगी, पेन होगा। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने कंधा दिया किसी मिट्टी को, और उसके बाद वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में जो है उसके इंजरी हो गई और पेन हो गया, स्टिफ हो गया। 3 महीने के बाद आया, फ्रोजन शोल्डर की तरह लग रहा था, मगर उसको टेस्ट किया तो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पेन था। उसको उसी तरह से ट्रीट किया, 10 दिन में पेशेंट ठीक हो गया। ट्रीटमेंट सारी चीजें यहीं पे आके रुक जाती हैं कि समझ तो लिया ट्रीटमेंट। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ही है। आपको अपने पेशेंट को मेंटली अपने लेवल पे लाना पड़ेगा, मतलब काउंसलिंग, ना? तो उसमें पेन को कम करना है, आप किसी तरह से कम करिए। बाकी स्टिफनेस आ रही है, उसके लिए उसकी फिजियोथेरेपी होती है, उसको एक्सरसाइज बताते हैं। कई बार पेन नहीं कम होता है तो अंदर वो पेन क्यों नहीं कम होता है? क्योंकि वो जल्दी ठीक होने के चक्कर में कि बस 3 दिन हुआ है, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन बढ़ती चली जाती है और हद तक इतना ज्यादा पेन हो जाता है कि पेशेंट जो है रात में सो नहीं पाता है। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लोग लगा देते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वैसे अब ऑब्सोलीट हो गया है। स्टेरॉइड इंजेक्शन से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है लोकलाइज, तो कई ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको अब नहीं लगाते हैं। शोल्डर मैनिपुलेशन है जो हमारा पार्ट है, थॉइंग फेज में हम मैनिपुलेट कर देते हैं, और बहुत रेयर कंडीशन में सर्जरी भी हो सकती है कि नहीं ठीक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉइंट स्टिफ हो गया, बहुत इन्फ्लेमेशन हो गया, चिपक गया है बिल्कुल, तो उसके खोल के उसके जो उसके कैप्सूल होता है उसको कट कर देते हैं, तो मूवमेंट आसान हो जाता है, और एनेस्थीसिया में पूरा जॉइंट को खोल देते हैं। अंडर एनेस्थीसिया मैनिपुलेशन कहते हैं। मेडिकेशन में मेडिकेशन कुछ ऐसा सच होता नहीं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग शुरुआत के 3 महीने में जब इन्फ्लेमेटरी है तब जरूरत होती है, उसके बाद मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। यूनानी ट्रीटमेंट में जैसे आप कहें कि नहीं हमको यूनानी ट्रीटमेंट करना ही है, तो उसमें कोई यूनानी ट्रीटमेंट और वो नहीं है, मगर आप इसको कह सकते हैं कि यूनानी का ट्रीटमेंट ही है। लिटरेचर में मैंने देखा, यूनानी लिटरेचर में तो उसको तहजुर व सलाबत कतफ कहते हैं। कतफ मतलब शोल्डर को कहते हैं, कतफुल मुतजम्मिदा, जाम कंधा। अब इसमें एक चीज होती है तकमीद, फोमेंटेशन। फोमेंटेशन आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, क्योंकि बलगमी होता है तो गर्म फोमेंटेशन आप उसको देंगे, और किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, चाहे प्राइमरी कंडीशन हो, चाहे स्टेज फर्स्ट में हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोमेंटेशन आप दे सकते हैं उसको। फोमेंटेशन से पेन कम होता है, खुद ही मरीज बताता है कि जब सिकाई करते हैं तो उनको आराम मिलता है। दिस में बी यूज इन ऑल स्टेजेस। जिमाद आप ट्राई कर सकते हैं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा में। शुरू के एंटी मतलब आपको लगे कि हमको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट, आपको यूनानी का ट्रीटमेंट देना है, आपको सेंटर में यूनानी का ट्रीटमेंट होता है, तो उसको जिमाद लगा सकते हैं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा से, जो आप कई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा यूज कर सकते हैं, आपको मालूम है। जंजीबील है, कुश्तसीरीन है, ऊठ मीठा जिसे कहते हैं, सूरंजान हो गया, जायफल हो गया, ये अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इस पे एक रिसर्च है, आप जाके पढ़ सकते हैं। 14 दिन लगाया अल्टरनेट डे पे तो पेन को काफी रिलीफ हो गया, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया ये। तो ये जिमाद लगा सकते हैं उसमें। तलक, ड्राई कपिंग, मसाज और ड्राई कपिंग। शुरुआती के इन्फ्लेमेटरी फेज में जब पेन बहुत ज्यादा हो, कतई ना करिएगा, बढ़ जाएगा, पेन बढ़ जाएगा। जब उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, रिकवरी फेज में जब आ जाए, जब स्टिफ हो जाए, तो उसमें जरूर करिए। कप से मसाज की जाती है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कल परसों में, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से मसाज की जाती है। और कप से मसाज करके और ड्राई कपिंग करते हैं। तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कई तेल लिखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज हमने पहले बताया, पेनफुल लिमिट के अंदर आप शुरू से एक्सरसाइज कराना शुरू करेंगे। इन्फ्लेमेटरी फेस में भी कहेंगे कि वो एक्सरसाइज करो, वो हाथ को उठाओ,
इस तरह से मूवमेंट आप बताएंगे कि उसको पेन हर्ट ना हो और आखिरी तक के पेन हर्ट ना हो। अब ये पुराना हो गया है कि नो पेन नो गेन, ये वाला मसला अब रहा नहीं फ्रोजन शोल्डर के साथ कि आपने पुली उसको पकड़ा दी और आई 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 चिल्ला रहा है और खींच तान के भेज दिया। कई बार उसका कैप्सूल रप्चर हो जाता है, पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, कभी जिंदगी में आर्थराइटिस हो जाती है, सेकेंडरी आर्थराइटिस हो जाती है, हाथ उसका वहीं रह जाता है। तो नो पेन नो गेन वाला यहाँ मसला नहीं है, इसमें यह है कि पेनफुल लिमिट के अंदर मूवमेंट कराना है, यही आपकी जहानत है। इसमें यूनानी अदविया इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन में आपको बीच बीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ इससे दर्द में कुछ आराम होगा, बिल्कुल आराम नहीं होगा। बहुत ज्यादा आराम चाहिए तो SOS में दवा ले सकते हो, मगर बाकी यूनानी दवा हम दिख रहे हैं जिसमें आप इसको रेगुलर लेते रहो, बहुत अच्छा यूज होता है। इसका इन्फ्लेमेशन की जो पीरियड है, जो हम कहते हैं 4 हफ्ते से 6 महीने तक इन्फ्लेमेटरी फेज रहती है, उसको कम करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा यूनानी अद्विया का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें चोपचीनी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उशबा करते हैं, सुरंजान करते हैं, ये सब चीजें, अजराकी है, इत्रिफल सनाई है, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं उसमें। तो कंक्लूजन में क्या रहेगा कि अर्ली डायग्नोसिस का बहुत, कि अगर पेशेंट आ रहा है उसकी अर्ली डायग्नोसिस बना लेंगे तो क्या होगा, आप गलती नहीं करेंगे, उसका इन्फ्लेमेटरी फेज बढ़ाएंगे नहीं, आप उसको अच्छी एडवाइस दे देंगे, और अर्ली डायग्नोसिस से क्या होगा, आपकी प्रोग्नोसिस बन जाएगी, पेशेंट के लेवल पे आप आके बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, रहेगा। ठीक है। और कंक्लूजन में दूसरी ये इनकरेजमेंट करेंगे, पेशेंट का इनकरेज जरूर करेंगे, तुम परेशान ना हो, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि ठीक 90% फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाते हैं, मूवमेंट भले ही 5-10% कम हो जाता है, करेंगे उसको, मगर उससे ये कहेंगे भाई समय लगेगा, ये मियादी बीमारी है, तुमको पेशेंस रहना पड़ेगा, पेशेंस रखोगे, सब्र रखोगे, ठीक हो जाओगे, नहीं तो दवा खा खा के किडनी सुजा लोगे। इस तरह से पेशेंट को बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। इसमें जो क्वेश्चन कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन आंसर का। एक बस ये है कि किस तरह एग्जामिन करें एक्टिव पैसिव, और जो पॉइंट है अगर आप बता दें वीडियो के जरिए तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कुछ चीजें मतलब एग्जामिन करने का बिल्कुल सही मेथड और कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर है, ये थोड़ा। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कल हम अपने सेंटर में पहुंचेंगे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और एक पेशेंट का सारा एग्जामिन करके उसकी वीडियो डाल देंगे, आप सब लोग सीख लीजिएगा। जी, वो बहुत जरूरी। बाइसेप टेंडनाइटिस वाला वो जो बता रहे थे आप, 2 टेस्ट हैं जी, और बहुत परेशान करते हैं किसी किसी पेशेंट में, जरा तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए बाइसेप टेंडनाइटिस में क्या होता है, बाइसेप का काम क्या होता है, एल्बो का फ्लेक्शन, एल्बो को अंदर ले जाने के लिए। जैसे आप मसल की एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप की, तो हाथ में डंबल पकड़ के नहीं करते हैं ऐसे ऐसे, जी 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 जी, वो काम होता है बाइसेप का। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में आप पेशेंट को रेजिस्ट करोगे, हाथ को वहां रखोगे और कहेंगे, और हाथ को आप अंदर की तरफ लेके आओ, तो अगर बाइसेप टेंडनाइटिस होगा तो वो पेन करेगा। दूसरा ये है रेजिस्टेंस सुपिनेशन कराते हैं, सुपिनेशन के मतलब हथेली को ऊपर की तरफ करने के लिए कहते हैं, मगर आप रोके रहेंगे तो वो पेन बहुत एग्रीवेट करता है, ये बाइसेप टेंडनाइटिस में होता है। और टेंडनाइटिस में, किसी भी टेंडनाइटिस में ट्रीटमेंट वही होता है कि टेंडन उसका मसल का ओवर यूज कर लिया है उसने। देखिए होता ये है कि इंडिया में ज्यादातर लोग
जो जवानी से काम करते आते हैं बुढ़ापे तक के वही करते रहते हैं, और उनको ये उम्मीद रहती है कि हम वो काम उसी हिसाब से करते रहे। मगर एज होता है कि नहीं होती है, मसल की भी एज होती है, टेंडन की भी एज होती है। तो उस काम के दौरान में उसको माइक्रो ट्रामा होते रहते हैं, जो माइक्रो ट्रामा में चेंज हो जाते हैं। धीरे 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 उस मसल में अब उसकी ताकत नहीं रही, उस मसल में उतनी गजाइयत नहीं रही, तो उसका माइक्रो ट्रामा होकर धीरे धीरे कंडीशन उसकी टेंडनाइटिस में बदल जाती है। तो ज्यादातर बाइसेप टेंडनाइटिस जो होती है वो ओवर यूज ओवर वर्क की वजह से होती है। इसको जो है प्रोफेशनल हजार्ड कहते हैं। तो उसमें आपको उस बाइसेप का जो ओवर यूज हो रहा है उसको रोकना होगा, और रिकवरी अगर 50 साल के पहले का मरीज खुद ही हो जाती है। अगर आप मसल को रोक लेंगे, उसका काम को रोक लेंगे और उसको एंटी इंफ्लेमेटरी दवा देंगे तो रिकवरी इंशाल्लाह हो जाती है। 4-5 हफ्ते लगते हैं। जी डॉक्टर साहब। सीरीज है, इसमें भी पेन के चांसेस रहते हैं ज्यादा। जी हेलो। यूरिक हाँ सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जैसे यूरिक एसिड अगर इंक्रीज है सर, उस वक्त में भी पेनफुल कंडीशन रहती है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यूरिक एसिड एक्चुअल में क्रिस्टल्स होते हैं, वो कहीं भी डिपॉजिट हो सकते हैं। यूरिक एसिड का दखल जो है हर जॉइंट में है। यूरिक एसिड का दखल किडनी पे भी है, यूरिक एसिड का दखल आजकल हार्ट में भी है। हार्ट की आर्टरीज में भी जाके इकट्ठा हो जाते हैं। पेंस की तरह नीडल की तरह इसमें क्रिस्टल्स होते हैं जो शोल्डर में जमा हो सकते हैं। नो डाउट यूरिक एसिड को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको ठीक करने का जरूरी है कि ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। फ्रोजन शोल्डर एग्रीवेट कर सकता है यूरिक एसिड में, मतलब आपको लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है और ये क्या परेशानी है, तो आप एक यूरिक एसिड की जांच और एक सीआरपी की जांच करा सकते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन पता चल जाएगा और यूरिक एसिड का लेवल पता चल जाएगा। कई बार और ज्यादा बार यूरिक एसिड को कंट्रोल करके मरीजों को अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। सर एक पेशेंट अभी चल रही है उसकी एटीटी सर, लास्ट 4 मंथ से बताने, फीमेल पेशेंट है सर, एज है उसकी 53। बताने सर जब से दवा शुरू किया है उसके बाद से नी जॉइंट में और ये शोल्डर में जो है पेन हो रहा है, तो क्या इथम्बुटाल की वजह से ऐसा हो सकता है? हाँ, एटीटी में जो है जॉइंट पेन होते हैं। जी सर, एटीटी में जॉइंट पेन होते हैं। अब मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर हम जब मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो एटीटी खाता होता है और हमको रिफर होता है, तो हम उसको बैक रिफर कर देते हैं कि आप जाके पता कर लीजिए कि एटीटी में कौन सी दवा इसमें नुकसान कर रही है, वो आपको बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो जॉइंट पेन बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है एटीटी में। और एक यूरिक एसिड हम करवा लेते हैं और यूरिक एसिड की दवा को लिख देते हैं, तो उसका जॉइंट पेन खत्म हो जाता है। हमने सर आर्थो से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इथम्बुटाल की वजह से किसी पेशेंट में होता है तो विटामिन डी जो है ऐड कर दें उसमें, जो है एसिड बढ़ जाता है उसमें। एटीटी लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप देखिएगा उसका यूरिक एसिड का जब कराएंगे तो उसको बढ़ता है और उसको कंट्रोल करने से काफी आराम मिल जाता है मरीज को। ठीक सर, नेक्स्ट विजिट में उसको कराता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पैरालाइज की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को? बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। हमने कहा ना इमोबिलाइज हो, अगर शोल्डर इमोबिलाइज हो, अगर पैरालिसिस में भी शोल्डर इमोबिलाइजेशन होता है, वो चला नहीं पाता है, तो उसका फ्रोजन शोल्डर में लैंड कर जाता है। हाँ सर, एक पेशेंट है मेरे पास, वो उनका लेफ्ट साइड का एम्प्लेज था, तो उसकी वजह से अभी शोल्डर बहुत स्टिफ है, उनका मूवमेंट नहीं हो रहा और नाइट में वैसे ही पेन हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे थे। कितना टाइम हो गया सर? उनको 7-8 महीने हो गए कि पैरालाइज को, तो लेकिन ये जो हाथ की प्रॉब्लम तब से चल रही है उनको ऑलमोस्ट। हाँ, एज कितना है? एज 65 है। अभी 3 मंथ तक मैंने मेडिसिन दे चुका हूँ उनको, बस पेन रिलीफ होता है, बाकी मूवमेंट नहीं आ रहा सर।
हाँ, तो 65 देखिए बहुत कॉमन ये है कि जो एज के साथ साथ इसमें डी जनरेशन टेंडन में बहुत होता है। शोल्डर को चलाने वाली जो मसल होती हैं उसके आखिरी का जो पार्ट होता है उसको टेंडन कहते हैं, और टेंडन में एज रिलेटेड होता है। तो कभी कभी उस डी जनरेशन की वजह से, और जब पेशेंट किसी चीज को चलाता नहीं है तो डी जनरेशन और बढ़ जाता है क्योंकि सर्कुलेशन कम रहता है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं कि डी जनरेशन के बाद फ्रोजन शोल्डर हो रहा है कि डायरेक्टली फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप उसको कस के चलाने की कोशिश करें। अगर अंदर ग्राइंडिंग की सेंसेशन आ रही है तो उसके मतलब डी जनरेशन के बाद हुआ है, अगर ग्राइंडिंग सेंसेशन नहीं आ रही है तो उसका मतलब डायरेक्ट फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, करना यही है कि उसमें आपको मूवमेंट जरूर कराना है क्योंकि 6 महीना हो गया है, और मूवमेंट पेनफुल लिमिट के अंदर कराते रहना है। घर वालों को भी सिखा देना है कि ये मूवमेंट आप इसको कराते रहिए। शोल्डर के जितने भी मूवमेंट होते हैं उसमें सबसे खतरनाक जो मूवमेंट पेशेंट का चलता है वो है एक्सटर्नल रोटेशन। तो और जो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है उसको सबसे बाद में कराते हैं। जो इजी मूवमेंट होता है उसको पहले कराते हैं ताकि पेशेंट का जो है थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ मेरा हाथ चल रहा है। तो वो जो है मूवमेंट आप जिसमें फ्लेक्शन होता है हाथ को ऊपर उठाने वाला मूवमेंट, असिस्टेंट मूवमेंट कराते हैं। मतलब पेशेंट से नहीं कहते हैं, आप थोड़ा सा हेल्प करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट अपनी ताकत लगाता है, आप थोड़ा हेल्प करते हैं। इसको असिस्टेंट मूवमेंट कहते हैं, और वो दिन भर में 5 बार 6 बार रिपीट करते रहते हैं। वो इंशाल्लाह जो है धीरे धीरे उसका इसमें खुलने लगता है वो। मगर मजबूरी ये है कि इसमें जो पीरियड उसको लेना है फ्रोजन शोल्डर को, जो हमने आपको अभी बताया कि जो फेज उसको पार करनी है 4-5 महीने की, वो तो लगेगा इसमें। तो सर मैंने उनकी ड्राई कपिंग भी करी और वो ऑयल मसाज भी कर रहे हैं घर वाले उनके। तो अभी कुछ स्टॉप करना है, इस ड्राई कपिंग स्टॉप करूं मैं या फिर ऑयल मसाज उनको बंद कराऊं, या सारी चीजें ऐसे ही चलने दें? नहीं नहीं, आप इसको आप शोल्डर को पहले ले जाके अपने आप से देखिए कि आखिरी में जहां रुक रहा है वहां पे आपको फीलिंग कैसे आ रही है। एक होती है हार्ड फीलिंग जिसको कहते हैं बोन टू बोन, जैसे ना कि बिल्कुल आप इसके बाद जा नहीं रहा है, बिल्कुल खतरनाक अंदर लग रहा है कि बोन टकरा रही है, मैं आप इसको ना ले जाए। तो अगर आपको लगता है कि इसको हम आखिरी में ले जा रहे हैं मगर हमको फील हो रहा है कि रबरी फीलिंग है, मतलब खींच रहा है, कुछ रबर बैंड की तरह लग रहा है कि आखिरी में है, तो तब आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा ले जा सकते हैं चाहे वो पेनफुल भी हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए उसको, उसका मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश करिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू। सर पेन मतलब कंडीशन का ड्राई कपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, अगर एक्टिव कंडीशन में पेशेंट आ रहा है बात में तो? किस फेज में आ रहा है जो आप बता रहे हैं? ये भी तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे स्टार्ट फॉर पेन कपिंग नहीं, कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करते सर एकदम 3-4 दिन से ही पेन स्टार्ट हुआ, उसके पहले कुछ भी नहीं था, सब सही था, फिर अचानक एक्सेस वर्क का स्कूल होते गया, कुछ ज्यादा में बस लिए या बोल लिए, फिर उसके बाद से पेन स्टार्ट हुआ हमको। हाँ, तो एकदम से पेन हुआ है ना, कपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पहले तो आप देखिए आते ही कब लगा देना कहीं समझदारी नहीं, पहले तो आप उससे पूछिए कि आपने क्या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें रेगुलर रिपीटेड एक्टिविटी रहती है। देखिए पेशेंट की एज क्या है, ओवर हेड एक्टिविटी वो कितना कर रही है। पेशेंट घर में कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कपड़े धोना होता है, मसाला मतलब और भी बहुत सी चीजें होती हैं, झाड़ू होता है और मतलब डस्टिंग होती है, या ओवर हेड रिपीटेड एक्टिविटी होती है, या उसने वाकई में कोई दरवाजा ऐसा है जो बहुत ही टाइट है उसको पकड़ के खींच लिया है, कोई बाल्टी कस के उठा ली है, तो नो डाउट उस पर टेंडेनाइटिस हो सकती है, उसके टेंडन में स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब देखिए लगाने को तो आप कब भी लगा दिए, मसाज भी कर दिए, मगर उससे कुछ फायदा होना नहीं है उस वक्त, आप समझे ना इस बात को। तो उसको कंडीशन को पहचानना जरूरी है कि ये एक्यूट इंजरी जो हुई है वो क्या फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत है या वाकई में इसको टेंडेनाइटिस हो गई है। उसके लिए आपको उस वक्त असेसमेंट करना पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं आपको
कि टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस के लिए बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इम्पिटी कैन टेस्ट कहलाता है। आप इसको जो यूट्यूब में सर्च करो इम्पिटी कैन टेस्ट, आप उससे करा लो, इम्पिटी कैन टेस्ट पॉजिटिव होगा, आप समझ जाओगे कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस है। पेशेंट को रेस्ट करा दो और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा दो, चाहे वो यूनानी चाहे एलोपैथिक, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाएगा। अब हमको तो नहीं लगता है कि मसाज करने से बहुत ज्यादा और कपिंग उस वक्त करने दी। कपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कपिंग और मसाज हम तब करेंगे जब हमको वहां का सर्कुलेशन बढ़ाना होगा और मूवमेंट बढ़ाना होगा। कहते नहीं एक्सरसाइज के पहले क्या करना होता है, बहुत से लोग एक्सरसाइज मसल ढीली करनी होती है तभी तो आप एक्सरसाइज करा पाएंगे। मसल अगर टफ होगी, अगर वो मसल जो है बहुत ज्यादा स्टिफ होगी तो उसमें आप मूवमेंट करा नहीं पाओगे। तो अब उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। आप उसको सिकाई कराने के बाद एक्सरसाइज करा लो, उसको हीटिंग देने के बाद एक्सरसाइज करा लो, या आप हिजामा करके उसकी लोग मतलब वो ड्राई कपिंग करके उसकी मसल को रिलैक्स कर दो, उसके बाद एक्सरसाइज करा दो। तो उसका मुद्दा क्या है, उसका मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि हमको आरओएम बढ़ानी है, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ानी है। तो पहले पेशेंट जब आया है आपके पास तो पेन के साथ आया है, वो रेंज ऑफ मूवमेंट तो बढ़ाना नहीं है आपको। तो कब लगा के आप करेंगे क्या? उसको पेन कम करेंगे। पेन कब से कैसे कम हो जाएगा ये बताइए आप। गॉट इट? बात बहुत सही है ना कि लोग समझ ही नहीं पाते, सीधा पेन का इलाज करने लगते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से कोई डिफाइन अब तक मिला नहीं करने के लिए, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं ड्राई कपिंग कब करनी है, कब मसाज करनी है। पेन को हम लोग खुद शुरू में यही कर रहे थे कि ड्राई कपिंग करने लगते हैं, मसाज करने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि अगर 8-10 दिन के अंदर पेशेंट आया है तो आप कब से कितना उसको फायदा दे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते थे। अभी आपने जितनी बातें बताई हैं उसमें खुद हम लोग बहुत गलत काम कर रहे थे। तो मेन चीज ये है कि पेशेंट को जो जब तक के आप कंडीशन वाइज ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर, ये गलत काम से पेशेंट भाग गए। अभी पेशेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। वही कंडीशन यही है अपने। अभी कुछ पेशेंट चले जाते हैं, सीवियर पेन हो गई, दर्द बढ़ गया, आराम नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्लाइड में आपको सबसे ज्यादा बताया है कि कब क्या करना है। आप डॉक्टर महफूज एक बात इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितनी वीडियोस हैं एग्जामिन की, पूरा मैनेजमेंट आपका क्या रहता है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली वीडियोस आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग कम ज्वाइन किए, लेकिन मैं इसको रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप इसकी वीडियोस जितनी भी एग्जामिन से लगाकर जो मैनेजमेंट आप करते हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग जी सर से रिक्वेस्ट है, एवीएन पे भी एक लेक्चर रख देना सर, कभी भी जब भी वक्त मिले। एवीएन? यस सर। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। और कोई शोल्डर हो चुका है 41 लोगों में, कुछ ऐसा है जिसको पेन हो चुका है? कुछ अपना एक्सपीरियंस? ये सर जो हाथ उठाने पे आवाज आ रही है, इसको क्या मतलब आर्थराइटिस में या ऑस्टियोपोरोसिस में जा रहा है कोई? नहीं डॉक्टर साहब, हम बताएं एज क्या है पेशेंट की? जी एज 40 है। हम बताएं आपको, हाथ उठाने पे अगर आवाज आ रही है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। जब आप हाथ उठाते हैं तो आपको मैं बताऊं, आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, ताकि हम वो चीजें बता पाए आपको। कहाँ गया? जब लग के ज्वाइंट में आपको बायोमेकेनिक्स नहीं की रियल होगी, ये आया, आपको दिख रहा है डॉक्टर साहब? ये दिख रहा है क्या दिख रही है? ये जहाँ कर्सर है ये शोल्डर का ऊपर का पार्ट है ना, ह्यूमरस का। अब ये जो बॉल है, ये शोल्डर का ज्वाइंट कोई ऐसा बॉल एंड सॉकेट पूरा नहीं होता, बहुत शैलो ज्वाइंट होता है ना। आपको मालूम ग्लिनाइड लेब्रम होती है जिसको जो है शैलो वो डीप बना देती है। ये क्या होता है कि ये लिगामेंट और टेंडन से मिला हुआ एक कैविटी होती है। देखिए ये आप देख रहे होंगे कोरेकियो एक्रोमियल लिगामेंट, KAL दिख रहा है डॉक्टर साहब? ठीक
है ना। ठीक ठीक ठीक, देख ये एक्रोमियन प्रोसेस से और कोरोकोइड प्रोसेस की तक के ये एक लिगामेंट है, ये रूफ बनाता है, ये जॉइंट की छत बनाता है ना। जी 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 जब ये जॉइंट घूम के जाता है ऊपर, आप हाथ उठाएंगे तो ये रोटेट करता है ऐसे, और जब रोटेट करता है तो जॉइंट घूम के इसके अंदर जाता है। जी ये कोरोको एक्रोमियन आर्च कहलाता है। आप नेट पे डालेंगे कोरोको एक्रोमियन आर्च। अब ये क्या होता है, अल्लाह ताला ने इतना कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इसका रखा है कि जब ये हाथ ऊपर आता है तो अगर ये शोल्डर जॉइंट जो होता है उसको नीचे नहीं रखा जाएगा, मतलब कोई ऐसी मसल है जो इसको नीचे खींच रही है, अगर नहीं खींचेगा तो ना ये पार्ट यहाँ टकरा जाएगा और आपकी आवाज आएगी खट से। और जिस वक्त ये यहाँ पहुंचता है घूम के, उसी वक्त मिली सेकेंड में आपका शोल्डर नीचे खींच लिया जाता है और ये सट से अंदर बैठ जाता है, बहुत फाइन मूवमेंट हो जाता है। वो मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस का मेन काम होता है कि जब आप कैविटी में आपका बॉल जा रही होती है, बॉल को अंदर नीचे खींच ले ताकि ऊपर जाके आपके रूफ में जॉइंट लड़े ना। बहुत कॉमन कंडीशन होती है, सिर्फ एक एक्सरसाइज बताने से सुप्रास्पाइनेटस मसल स्ट्रांग हो जाती है और आपकी खटखट की आवाज खत्म हो जाती है। तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस होगी पेशेंट को, आप एमआरआई कराइए, फिर हमको बताइए उसका, मैं पूरा मैनेजमेंट बताऊंगा आप उसका। उसको उसकी कंप्लेन यही कह रहा है कि सिर्फ कोई पेन नहीं है, बस खाली आवाज आती है, ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत। मगर आवाज जो आती है वो धीरे धीरे करके वो फिर दिक्कत करेगी, फिर वो इन्फ्लामेशन बना देगी, वो इम्पिंजमेंट बता देगी। इम्पिंजमेंट का मतलब कि जो ये फिर से इम्पिंजमेंट का मतलब ये होता है कि जो स्पेस देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये डॉक्टर साहब दिखा हाँ, ये दूसरा एक कलर डायग्राम है, देखिए इसमें ये सुप्रास्पाइनेटस मसल जा रही है ना। जी जी, और ये रूफ है और ये शोल्डर का बॉल है, और ये बॉल और रूफ के बीच में वर्षा दिख रही है, तो एक मसल दिख रहा है। कितना कम स्पेस है, देखिए इस स्पेस में घूम के जाता है, और अगर इस स्पेस में कोई स्वेलिंग हो गई या सुप्रास्पाइनेटस मसल नीचे से उसने नहीं खींचा तो ये टकराता है, और यहीं पे बराबर टकराने से ये वर्षा में स्वेलिंग हो जाएगी, बर्साइटिस हो जाएगी, टेंडनाइटिस हो जाएगी, इम्पिंजमेंट हो जाएगा। और इम्पिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इस स्पेस के अंदर टकरा रही है, उसको इम्पिंजमेंट कहते हैं। और उसका सबसे बेहतर जो है वो होता है असेसमेंट, वो होता है पेनफुल आर्च सिंड्रोम। आपने नाम सुना होगा पेनफुल आर्च। जब पेशेंट से एब्डक्शन कराएंगे तो 60 डिग्री तक के कोई पेन नहीं होगा, 60 से 120 डिग्री तक के पेन होगा, और उसके बाद 120 डिग्री के बाद पेन खत्म हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में जॉइंट यहाँ पे मूव कर रहा होता है, टकरा रहा होता है। टकराने के बाद अंदर चला गया, कोई पेन नहीं, टकराने से पहले कोई पेन नहीं। समझ में आया आपको? जी जी समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। इस बड़े मजेदार चीज है अगर आपको एनाटॉमी और बायोमेकेनिक्स आती है तो। हाँ ये बात तो सही है। उसमें एमआरआई में फाइंडिंग क्या आएगी बस, वैसे अगर देखा जाए तो, मतलब कराने के बाद एमआरआई अगर फाइंडिंग आएगी तो उसमें सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस आएगी। अच्छा अच्छा, तो उसकी ये बस अगर कोई पेशेंट आता है तो एक छोटी वीडियो अपडेट कर दीजिएगा आप, वो एक्सरसाइज वाली उसकी, ठीक है? बिल्कुल कर देंगे इंशाल्लाह। उसकी यूनानी ट्रीटमेंट भी बता दीजिएगा मुरक्कबात में, बता देंगे इंशाल्लाह। और बताइए कोई है? अब क्लिनिक टाइमिंग हो रहा है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अलाउद्दीन, खत्म करें इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज, जज़ाकल्लाह।